नमस्कार, बुकशेल्फ में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं देश के जाने माने चित्रकार, पेंटर, लेखक, कवि, पत्रकार, जो भी कहें आप, पूरी तरह संस्कृति कर्मी हैं और एक पूरा पैकेज हैं। अगर हम कहें अशोक भौमिक जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने तमाम आंदोलनों में ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाए हैं, एक पूरा पोस्टर आंदोलन चलाया है। हमारे साथ हैं अशोक जी, और इनका जो सबसे ताज़ा संग्रह है इस समय हमारे सामने, संग्रह क्या कहें, इनकी जो ताज़ा किताब है खोए हुए लोगों का शहर। इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जिसको अशोक जी ने बहुत ही बारीकी से देखा, उसको जिया है। और उसके साथ ही कई और भी शहर हैं, आज़मगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है, बहुत सारे शहरों में अशोक जी ने काम किया। इनकी जो पेंटिंग्स है वो सब आपने देखी होगी। चित्रकला पे बेहद काम किया इन्होंने। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका डीबी लाइव में। और शुरुआत हम करना चाहते हैं खोए हुए लोगों का शहर जो आपने लिखा इलाहाबाद पर। जाहिर सी बात है, इलाहाबाद पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। ममता कालिया ने भी अभी हाल में लिखी, और उनके पति रविंद्र कालिया की किताब तो है ही। क्या आपको लगा कि आपको खोए हुए लोगों के शहर को इस तरह से लिखने की जो आपने कोशिश की, बहुत सारे लोगों का जिक्र किया इसमें, जब से आपने अपना सफ़रनामा शुरू किया इलाहाबाद से जुड़े तब से लेकर के, ऐसा क्या था इलाहाबाद में जिसने आपको ये लिखने के लिए मजबूर किया? बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। इलाहाबाद हो या कोई भी शहर हो, उसमें रहने वाले लोगों के अपनी अपनी व्यक्तिगत स्मृतियाँ होती हैं। जी जी। एक समय होता है, एक कालखंड होता है जब आप किसी शहर में रहते हैं, तो उस समय जो लोग सक्रिय होते हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है। तो जब मुलाकात होती है उस समय नहीं लगता कि कितना क्या हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है या नहीं, या मुलाकातें बहुत ख़ास है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे मिलते हैं और लोगों को देखते हैं, तो हम न केवल उम्र में बड़े होते हैं, हमारी दृष्टि बनती है, हम अपने को बनाते हैं। तो जो कुछ भी मैं हो पाया वो इन शहरों का ही योगदान है, चाहे वो आज़मगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद हो। मैं एक मामले में बहुत भाग्यवान रहा हूँ कि मैं किसी एक शहर का नहीं रहा। मेरा जन्म नागपुर में हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई कानपुर, लखनऊ में हुई। नौकरी के सिलसिले में इलाहाबाद में रहा, उसके बाद आज़मगढ़ रहा, फिर इलाहाबाद, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली। तो मतलब मैं कोई शहर, एक शहर विशेष का मैं नहीं हूँ। लेकिन इलाहाबाद जो है बहुत ख़ास शहर रहा। ख़ास तो आज़मगढ़ भी रहा। इलाहाबाद की अपनी स्मृतियाँ हैं। इलाहाबाद का जो दौर है, जो एक्टिविज़म का दौर है, और जैसा कि आपने पोस्टर के बारे में कहा जी। एक तो ये कि पोस्टर में एक बड़ी शर्त हम लोगों ने रखी थी कि पोस्टर कोई व्यक्तिगत कला नहीं है। एक पेंटिंग जब बनाता हूँ तो उसके नीचे मैं साइन भी करता हूँ, और उस पेंटिंग को लोग अशोक भौमिक की पेंटिंग के रूप में जाने। यही प्रथा है और यही चलता रहा। लेकिन हम लोगों का मानना था, हम लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पोस्टर के संदर्भ में ये मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। पोस्टर में अगर मान लीजिए कि हम नवारुण भट्टाचार्य या कुंवर नारायण जी किसी की कविता हम उसमें ला रहे हैं कविता पोस्टर में, या किसी आंदोलन में हम पोस्टर बना रहे हैं, तो उसमें कोई चित्रकार नहीं हूँ, पर मेरा दायित्व है कि वो पोस्टर बहुत आकर्षक हो, सुंदर हो। और छपे हुए पोस्टर जो अखबार में जिस तरह के लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है या फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उससे वो भिन्न हो, वो आत्मीय हो, जो आपके दूसरों के साथ एक संवाद कर सके। ऐसा ना हो कि पोस्टर ऐसा लगने लगे कि भाई ये तो जैसे आम अखबार पढ़ते हैं वैसा ही। हम लोगों का मानना ये था कि पोस्टर को एक हाथ से लिखे हुए खत जैसा लगना चाहिए। जैसे दोस्त पोस्टर का जो संप्रेषण है, जो पोस्टर आपसे कहता है वो ऐसे कहता है किसी के दोस्त के कंधे पे हाथ रख के आप जिस तरह का बात करते हैं। तो उसमें डराने की बात नहीं है, क्योंकि कला जो है कभी कभी डराती भी है। कि आप लोग कहते हैं कि अरे कितनी बढ़िया कला, ये तो असंभव है लोगों के लिए बनाना, और ये तो केवल फला कलाकार ही बना सकता है, या ये कविता ऐसी कविता है कि साहब बहुत गजब है, तो कोई लिख ही नहीं सकता। उस तरह की जो आतंक जो है कला का, उससे जितना संभव हम निकलना चाहते हैं जी। और
यही हम लोगों का उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि पोस्टर, एक इलेक्शन हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या कुछ विरोध के पोस्टर बनाने तो बैठ के पोस्टर बना लिया। उसके साथ साथ बराबर बातचीत होती रहती थी। मुझे याद है कि उस समय के जो लोग राजनीति में थे उनसे बराबर बहस होती थी, और उसमें बार बार ये सब हम लोग यही मानते थे कि पोस्टर को एक कम्युनिटी, एक ग्रुप का एक्टिविटी माना जाए, क्योंकि पोस्टर जो दीवार में चिपकाता है उसकी भी अपनी भूमिका होती है। बिल्कुल। आप अगर कभी देखे होंगे कि पोस्टर तो हम देख लेते हैं, शाम को जब किसी शहर से गुजरते हैं, गली से गुजरते हैं, तो आपकी दीवारें एक तरह की लगती है, लेकिन सुबह जब निकलते हैं आपको दिखाई पड़ता है कि पोस्टर लगे हैं। वो रात को जग के पोस्टर लगाना, फिर कभी कभी ऐसे भी होते थे कि वॉल राइटिंग करनी है आपको, और वहाँ रोशनी भी नहीं जी, और फिर व्यवस्था का भी अपना वो रहता है। तो उस समय अंधेरे में पोस्टर लिखना और पोस्टर बनाना, चिपकाना, ये सब जो है, जो हमारा दोस्त वो रात को 1-2 बजे निकल के पोस्टर लेई बनाते थे, लेई बनाना और फिर लोई को लगाना, फिर रॉड के आगे, बांस के आगे एक टी बना के उसके ऊपर पोस्टर, लेई से लगा हुआ पोस्टर को लगा के फिर रोल अप कर देना दीवार में। ये पूरी प्रक्रिया में वो एक पोस्टर कर्मी है। बिल्कुल। वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं हूँ, और जितना मैं और वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही धूमिल भी इम्पोर्टेंट है, और जो कवि, जो इसका भी आपने नाजिम हिकमत का लिया किसी का लिया। तो पोस्टर को हम लोगों ने यही सोचा था कि चित्रकला के साथ इसको हम नहीं वो करेंगे, लेकिन वही जो जैसे कि बादल सरकार ने कहा है रंगमंच के बारे में, उनकी अवधारणा ये थी कि तीसरे रंगमंच की अवधारणा थी। पहला रंगमंच तो ये वो है जो हमारे देश में था, जो लोक रंगमंच था। दूसरा रंगमंच था जो कि औपनिवेशिक रंगमंच, जो बाहर से आयात किया गया था। उन्होंने इन दोनों से अच्छाइयों को लेके एक तीसरे रंगमंच की बात की थी। हम लोग जब पोस्टर की बात कर रहे थे, ये तीसरी कला के बारे में हम लोगों ने इसको चिन्हित किया था। एक तो जो कमर्शियल आर्ट होता है, जैसे कि अखबार में भी आप लेआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैगजीन में आप इस्तेमाल करते हैं, विज्ञापनों में जो इस्तेमाल किया था, एक तो वो होता है, और एक जो पेंटिंग का, जो आर्ट का, जो ललित कला के उसमें आता है। इन दोनों के बीच से, इन दोनों को मिलाते हुए हम जनता के साथ उस तरह से एड्रेस करें, उस तरह से मुखातिब हो कि जनता को लगे कि उनकी बात ही हम कर रहे हैं। अगर ये कर पाते हैं तो पोस्टर बनाने का कोई महत्व है। पोस्टर कभी भी, मतलब हम लोगों ने तो उस समय, मुझे याद आता है और आजकल खासतर से याद आता है, जब वो माध्यम पुराने पड़ गए, तो हम लोगों ने पोस्ट कार्ड में जहाँ पे पता लिखा जाता है, उसका जो दूसरा हिस्सा जो खाली रहता है, उसमें कविता लिखी थी। आइडियली हम लोग ये सोच रहे थे कि उसको जब किसी के पास डाकिया भी लेके जाएगा तो वो भी उस कविता को पढ़ेगा। हम लोगों ने डाक टिकट के आकार के पोस्टर बनाए थे, और मुझे लगता है कि वो याद हो मुझे कि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है जिंदा आदमी के लिए। नीला भाई की इस कविता को एक पोस्टर स्टैम्प जैसे बना के आपको मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, उसमें 50 पैसे का डाक टिकट लगाया, उसके साथ साथ ये भी लगाया। तो इस तरह से इनलैंड लेटर के अंदर कविता पोस्टर, इस तरह से एक आंदोलन चला। ये एकदम दिगर बात है कि वो कितने दिन चला, आज क्या स्थिति है। हर एक को शाश्वत होना है, ये कभी किसी की नियति नहीं होती है, वो बदलता है। और मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं, मैं मानता हूँ कि आने वाले कल में ये पोस्टर फिर अपनी जगह पाएगा। ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे खोए हुए लोगों का शहर पर, और जाहिर सी बात है उसका एक हिस्सा है पोस्टर आंदोलन निश्चित रूप से। तो इस किताब को लिखते हुए आपने इतने लोगों का इसमें जिक्र किया है, कम से कम 200-300 लोग तो हैं ही जिनका आपने जिक्र किया है, और हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, साहित्य से, कला से, संस्कृति से, छात्र युवा आंदोलन से। और उस दौर में जहाँ जहाँ से भी आप गुजरे और जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि गई, और आपने जितनी गहराई से चीज़ों को महसूस किया, समझा, उसको आपने इसमें उतारने की कोशिश की। भले ही वो टुकड़े टुकड़े में है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ता है कोई तो आपकी भाषा इतनी दिलचस्प है कि लगता नहीं कि आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो आपको समझ में ना आए। इतनी आसान भाषा में आपने वहाँ का वर्णन किया है इस किताब में। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा हिस्सा ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, आपने जैसे कहा कि आपने इस किताब में बहुत लोगों का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों का जिक्र नहीं किया, जो छूट गए हैं।
जो इसमें नहीं आ पाए। ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इस उम्र में आके आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद रहता है, पर किसी भी तरह से उसका नाम नहीं याद आता है, और घटनाएं याद आती है, वो उस समय की खुशबू भी याद आ जाती है, पर वो नाम मिस आउट करते हैं कि वो नाम क्या था। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ख़ास वक्त पे आपको याद आ जाती है जी। और उसको आप लिखते हैं। जैसे कि हमने मुझे लगा कि एक बार बस से मैं जा रहा था, तो एक डांसर थी, उसके साथ कुछ वाक़या हुआ था, तो वो मुझे अचानक याद आया। और याद आने के बाद आप अपने के बारे में सोचते हैं कि उस उम्र में, उस समय आपकी उम्र मान लीजिए 30-35 साल की थी, आपको और एग्रेसिव होना चाहिए था, आपको एक स्टैंड लेना चाहिए था, जो आपने नहीं लिया। और नहीं लिया तो आज आप सोचते क्यों नहीं लिया। तो ये भी है कि स्मृति जो है आपको कटघरे में भी खड़ा करती है। बिल्कुल। तो उस समय आपको लगता है कि नहीं, हमने ये गलत काम किया था, तो गलत काम किया था तो उसका लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो आत्म स्वीकारोक्ति जो आपने इसमें है, जैसे आप उस बस में चलती हुई उस डांसर्स के साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई और आप कुछ नहीं कर पाए, वो आपकी एक बेबसी भी है, कहीं ना कहीं वो निकलती है। हम सबके बेबसी है। अगर ये बेबसियाँ ना होती तो दुनिया कुछ और भी अच्छा होता। निश्चित रूप से। अब हम आते हैं आपकी कला यात्रा पर। जी। शुरुआत जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई लिखाई आज़मगढ़ से और लखनऊ और तमाम जगहों से होती हुई यहाँ शुरुआत कहाँ से की आपने इस कला के क्षेत्र में आने की? शुरुआत तो वैसे हम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सन 74 में मैंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी की थी कानपुर में। 74 में? तब आपकी उम्र रही होगी 20-21 साल। उस समय उसके पहले प्रदर्शनी तो बाद की चीज़ हो गई। हाँ, उसके पहले शुरुआत की बात जी। उसके पहले मेरी माँ जो थी वो पेंटिंग करती थी, पर वो जैसा होता है कि हम हिंदुस्तानी समाज में जो महिलाएं होती वो जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में, और जो बड़ी बहू होती है तो उसके ऊपर सब लोग डिपेंड करते हैं। किसी को शर्ट का बटन लगाना है, किसी को खाना देना है, इसी के बीच में समय निकाल के, और वो पेंसिल से स्केच करती थी। तो मुझे याद है कि उनके पास एक छोटा डिब्बा हुआ करता था जिसमें कि उनके डोरे और सुई रखी रहती थी, उसमें एक छोटा सा पेंसिल था। वो छोटी सी पेंसिल मुझे बहुत बड़ी कहानी भी कहती थी कि हमारे चाचा और बुआ लोग जो स्कूल में जाते थे तो उनकी पेंसिल जब करते करते छोटी हो जाया करती थी, फेंक दिया जाता था। तो मेरी माँ जो उससे स्केच करती थी, बहुत अच्छा स्केच करती थी। तो जब मैं कब उनसे मैं सीख पाया, मुझे भी उसके प्रति रुचि हुई कि मैंने कुछ बनाया, तो माँ ने उसको कहा कि हाँ बनाओ, किसी ने रोका नहीं। मेरे परिवार में मैं 3 भाई हम लोग हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, और 5 लोगों का परिवार था। तो जब आप एक परिवार में, आप ऐसा परिवार जहाँ पे शिक्षा का मतलब ये है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही आप आर्ट्स में नहीं, साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का ये प्रेशर था, और मुझे पेंटर बनने की बड़ी इच्छा थी। तो उसी समय 74 मैं स्केचिंग करता था, और मेरी रुचि थी स्केचिंग में जो भिखारियों के और लेबर के। एक लेबर चौराहा था कानपुर में, वहाँ पे कतार में लेबर मिलते थे सुबह, आप जाके अपने घर के कोई काम के लिए आप लेबर ले सकते थे। तो मुझे बाद में जब स्पार्टकस पढ़ा तो मुझे लगता था कि स्पार्टकस जैसा है कि आप अपने घर में अगर गिट्टी कुटवानी है तो आप कमज़ोर को नहीं लेते हैं, और अगर चुना या पुताई करानी है तो आप कमज़ोर भी लेते हैं। तो वो लोग सुबह 4-5 बजे कानपुर के अगल बगल के छोटे गाँवों से वो चल के आते थे, और नई सड़क में वो लाइन लगा के बैठे रहते थे, और वो बैठे हुए कतार में उनको नींद भी आ रही है, और मैं तड़के उठ के साइकिल लेके जाता था वहाँ। वो लोग कतार में बैठे रहते थे, वहाँ कुत्ते भी जो है वो सुबह सोए रहते थे, और जो लोग मजदूर लेने आते थे वो लोग भी बहुत जल्दी आ जाते थे, जिससे कि काम जल्दी शुरू हो जाए और अच्छे मजदूर मिले। तो मैं उनको स्केच करता था। मैं इसलिए कहानी कह रहा हूँ इसको, इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज जहाँ मैं खड़ा हूँ तो उस समय के जो स्केचेस देखता हूँ, मैंने गौर नहीं किया था कि मैं दरअसल जिनको मैं बना रहा था, जो मेरे सामने थे, या मैं कानपुर स्टेशन में जो भिखारी का स्केच कर रहा था, सभी करते हैं, जितने भी आर्ट्स कॉलेज के लोग करते हैं। पर चूंकि मैं आर्ट्स कॉलेज नहीं गया था और मैं स्केच कर रहा था, मैं दरअसल वो स्केच कर नहीं रहा था, क्योंकि मेरे स्केचेस में उन भिखारियों के या उन लेबर के कंधे
ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो पसलियाँ हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इतने कमज़ोर वो नहीं थे। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं देख रहा हूँ, जब मैं कागज़ में उतार रहा हूँ तो अपने आप वो ट्रांसफॉर्म हो रहा। तो उस उम्र में 20-21 साल में, 19 साल की उम्र में आप देखते हैं, आपने उस दशक को देखा है, उसमें हमें सुंदर से खिले हुए गुलाब के प्रति प्रेम नहीं था, पर एक कैक्टस जो है मैं आकर्षण कर रहा था। हमें ये लगता था कि आज रात बीत जाए, अगले दिन सुबह जो है इसको समाज को बदल देना। और ये यकीन था, यही सोच जो है आपकी, और निश्चित रूप से आपकी कला में तो ये चीज़ दिखती ही है। आप कला के साथ साथ आपने जो लेखन की शुरुआत की, कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी। हर विधा, कोई भी विधा ऐसी नहीं है जहाँ पे आपकी दखल ना रही हो। तो वहाँ तक कैसे पहुँचे? और इसके लिए तो मुझे लगता है कि एकमात्र जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, कहीं कहूँगा मैं, वो श्री राम वर्मा जी, जिनको आप नाम सुने होंगे। जी जी, ज़रूर सुने होंगे। वो चौथे सप्तक के कवि थे और वो आजमगढ़ में थे, और मैं आजमगढ़ में गया था, और हिंदी साहित्य से मुझे बहुत नफरत थी। उसका कारण ये था कि मैं साइंस का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम में पढ़ के हम लोग बड़े हुए थे, और जब हम क्लास 11 में पहुँचे तब देखा कि हर चीज़ अंग्रेज़ी में। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी चलता ही नहीं, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ही चलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ही चलेगा। और फिर बायोलॉजी, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसमें हिंदी शब्द नहीं थे। टीचर्स भी हिंदी में बोलते नहीं थे, अंग्रेज़ी बोलते थे। तो हम लोग एक स्ट्रगल का समय था। जब तक हम लोग बीएससी नहीं पहुँचे तब तक अंग्रेज़ी को हम लोग नहीं पकड़ पाए, और उसका विकल्प भी नहीं है, या तो आप पकड़िए तो फेल हो जाइए। तो अपने आप ही लगता था क्यों हिंदी पढ़ रहे थे यार, इसको तो साइंस के स्टूडेंट, हमें तो अंग्रेज़ी में पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हिंदी, मुझे लगता कि हिंदी ने हमको पीछे खींच रखा है। हालांकि ये गलत है, बाद में समझ में आया कि बात वो गलत है, पर लेकिन हर साइंस का जो स्टूडेंट था हमारे समय में वो कर्ज करता था कि यार हिंदी न पढ़े होते तो ज़्यादा, क्योंकि दूसरे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते थे वो तो साइंस में उनको समझने में देर नहीं लगती थी। तो वो एक मसला था। और लेकिन जब मैं आजमगढ़ पहुंचा नौकरी लेके, 21 साल में नौकरी मिली थी, तो वहाँ श्री राम वर्मा जी से मुलाकात हुई, उनके साथ बैठने लगा, सब कुछ किया। तो मैंने उनसे बातचीत में कहा कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। तो बोले हाँ दिखाइए कहानी। तो हम, मेरे साथ ये था कि मैं बहुत, नौकरी ऐसी थी कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, और आज के ज़माने में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आजमगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, यहाँ इस इलाके में आने जाने का केवल एक माध्यम था, बस। और बस के छूटने का न तो समय होता था, न पहुँचने का। अगर आपको ये धारणा लेके चलते हैं कि 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, तो 2 के 3 क्या मतलब 7 घंटे भी हो सकते हैं। तो आप गाड़ी में, बस में बैठे हैं, कुछ तो कुछ सोचते रहते हैं। तो कई कहानियाँ मैंने लिखी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जो दिमाग में वो कहानी बनी, और जब जाके गंतव्य पे पहुँचे वो कहानी ख़त्म हो गई। तो ये वो कहानियाँ हैं जो बच गई, जो लगा कि नहीं हमें पाठकों के साथ शेयर करना है। तो श्री राम वर्मा जी ने मुझको कहानियों को, सबसे पहले पाठक थे, और उन्होंने मुझको बताया, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने मुझको कविता से परिचय कराया। मैं बंगला अंग्रेज़ी कविताओं से तो परिचित था, हिंदी कविताओं से उस तरह से परिचित नहीं था। हमारे कानपुर में उस समय जो दौर था, उस समय कवि का मतलब होता है नीरज। कानपुर के वो कवि थे तो हम लोगों के वो आइकन हुआ करते थे। और तो जो आधुनिक कविता से जो परिचय है उसके ऊपर बातचीत जो है, चूँकि मेरी तैयारी थोड़ी बहुत थी, मैं कविता का बहुत मतलब सीरियस पाठक था, बांग्ला कविता का, इसलिए क्योंकि उस समय का दौर जो था 70-72 का दौर, वो बंगाल में लिटिल मैगजीन का दौर था, जो कि हिंदी में भी लघु पत्रिकाओं का जो दौर था, वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सारे दिन काम करने के बाद जब ऑफिस बंद हो जाया करता था, तो उसके साइक्लोस्टाइल मशीन में कविता निकालना और उसको मोड़ के सेंटर पिन करके पत्रिका बनाना, ये अद्भुत था। मतलब अगर 10 कॉपी भी आपने पत्रिका छाप ली, आपको लगता था कि हाँ, ये 10 कॉपी से हम क्रांति ले आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से 70 और 80 वो 10 लोगों तक पहुंचे ना। हाँ, 70-80 का दशक, और हम लोगों ने यकीन रखा था, और मुझे कोई और कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए अगर कोई लोग कहते हैं कि क्या हुआ, हम बने ना,
एक जीवन जीने के लिए इतना ही बनना तो बहुत कुछ है, और क्या करेंगे आप? इतना किया और हमारे साथ इतने लोग रहे, आज भी वो हैं। और नई पीढ़ी के लोगों को देखता हूँ, जब देखता हूँ कि उन लोग अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जंतर मंतर में आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो धारा है जो हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, कम से कम चल रहा है। हम दादा, मतलब हाँ, दादा हम अब भारतीय कला की भी बात करते हैं, क्योंकि भारतीय चित्रकला का सच आपने लिखा। मोनालिसा हंस रही थी जैसा उपन्यास लिखा, जीवनपुर हाट जंक्शन जैसी किताबें लिखी, और भी बहुत सारी किताबें आपकी हैं जो अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन जो सबसे चर्चित आपकी जो किताब रही, मोनालिसा हंस रही थी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दरअसल उपन्यास जब लिख लिया जाता है तो जो कुछ बताना रहता है वो उपन्यास में बता दिया जाता है। वो पाठक भी पाठक मुझे एक चीज़ है, उपन्यास कैसे लिखा जाए, क्यों लिखा जाए, इसके बारे में मैं क्लासरूम जिसे कहते हैं कोई स्टडी है, एजुकेशन नहीं है मेरा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो उसको इतने ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या हम तब करते हैं जब हमें शक होता है कि जो पाठक है वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, और गलती हम शायद वहीं करते हैं, क्योंकि पाठक बहुत समझदार होता है। और कुछ भी हम करते हैं, चाहे एक पेंटिंग बनाते हैं या कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, हमारे सामने पाठक को एक लोकतांत्रिक परिसर में लाना पड़ेगा कि हम अगर उपन्यास लिख रहे हैं तो हम कोई महान रचनाकार नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है। क्योंकि जब तक उसका चक्र नहीं पूरा होता है, जैसे कि एक पेंटिंग है या उपन्यास है, आपके दिमाग में आइडिया है कि हमको ऐसे लिखना है, आपने लिखना शुरू किया, लिखना शुरू करके आपने लिख लिया, वो पूरा चक्र पूरा नहीं होता जब तक ना वो पढ़ लिया जाए। चित्र भी आप बनाते जब तक उसे देख लिया जाए। भारतीय चित्रकला के संदर्भ में आपने बात की, अगर आप देखेंगे कि अकबरनामा, बाबरनामा, मैं उनको उस तरह से चित्र मान नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसकी रचना उसको देखे जाने के लिए नहीं हुआ। मतलब अकबरनामा जिस महल में, जिस राजप्रासाद में लिखा गया, उसमें जो रानियां हैं उनको भी पता नहीं था कि अकबरनामा लिखा जा रहा, कि उसका मतलब, उसका मकसद ये नहीं था कि इसका प्रदर्शन होगा। अगर मकसद ये नहीं है कि इसका प्रदर्शन होगा तो वो कला उस समय के अन्य कलाकारों को प्रभावित नहीं की। तो इसलिए भारतीय चित्रकला के इतिहास में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द नॉवेल, तो इसमें मुझे लगा कि जिस तरह से मैंने बम्बई को देखा है, जिस तरह मैंने संघर्ष को देखा है, मेरे तो बहुत थोड़े संघर्ष थे, क्योंकि मैं जब सक्रिय ढंग से पेंटिंग कर रहा था, तब मैं नौकरी कर रहा था। भले अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह नहीं हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं नौकरी ढूंढने के संघर्ष कर रहा था, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मुझे आर्ट्स कॉलेज में नहीं जाना है। तो मेरे घर से ये छूट थी कि आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि पेंटिंग करके मैं कैनवस कैसे खरीदूंगा, जीविका कैसे चलाऊंगा, क्योंकि औरों को मैं देखता था। तो कई लोग कहते थे कि पेंटिंग तो बेचना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरे जो प्रेरणा जिन लोगों से मैंने ली, वो मेरे कवि मित्र थे, मेरे रंगकर्मी मित्र थे, मेरे और जो कहानीकार मित्र थे। इन लोग उस समय, आपको याद हो, स्वतंत्र भारत नाम की पत्रिका निकलती थी, इसमें अगर आपकी कविता छप जाती थी तो आपको 20 रुपये मिलते थे। वो भी ऐसा तो नहीं कि हर वीक, हर सप्ताह इतवार में आपकी कविता छप रही है अखबार में। अगर रविवारी जो होता था उसमें, तो मैं उस कवि को देखता था, अगर वो कविता लिख के 20 रुपये कमा रहा है पर उसे जीविका नहीं चलती उससे, वो एक स्वीकृति है मान लीजिए। हम क्यों डिपेंड करें, हम क्यों उम्मीद करें कि मैं पेंटिंग बेच के ही मैं अपनी जीविका चलाऊंगा। मैं अगर बस का कंडक्टर ही बनूंगा, साथ में पेंटिंग करूंगा। तो बस का कंडक्टर नहीं बनना हुआ, मैं रिप्रेजेंटेटिव बना। मैंने जिस तरह से जितना सीरियसली मैंने पेंटिंग की, और पेंटिंग कर रहे हैं, नियमित पेंटिंग करते ही चले गए, लेकिन हमें पता नहीं था कि गैलरी जो होती है वो वहाँ से बेचा जाता है, और बेचने के कोई मतलब, दबाव भी नहीं था। जब मैं दिल्ली आया तब ये मार्केट मुझे मिला। अदरवाइज आज के किसी भी चित्रकार से बात होती है तो वो यकीन नहीं करता। मेरी 74 में पहली एकल प्रदर्शनी हुई, और 92 में मेरी पहली पेंटिंग बिकी,
तो मैं तो जिया ना, मैं तो मर नहीं गया था। तो मैं बार बार यही सोचता हूँ कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरों के बारे में क्या कहूँगा। कि चित्रकला में मेरा निर्णय था वो सही था कि मैंने कहा कि मैं नौकरी करूँगा और नौकरी करके पेंटिंग करूँगा। जैसे कि एक कवि भी है, अखबार में काम करता है, कविता लिखता है। जैसे रंगकर्मी है, वो होल टाइमर नहीं हो सकता है इस समाज में। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अलग बात है, पर वो हो नहीं सकता, वो नौकरी करता है। हमारे साथ कितने लोग थे जो बैंक में नौकरी करते थे और नाटक करते थे। मोनालिसा हंस रही थी जो आपने लिखा, दरअसल ये मोनालिसा की बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग है, सब लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है इस किताब के अंदर, मोनालिसा के अंदर की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको भी आपने कहीं ना कहीं इसमें सामने लाने की कोशिश की हुई कि सिर्फ इस पेंटिंग में इनकी हंसी को ना देखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। क्या है इसमें? असल में एक चित्रकार का संघर्ष है और उसके बहाने उसका जो जैसे कि अभी मैंने आपसे कविता के बारे में, कवियों के बारे में कहा, उसका भी जिक्र है कि उस समय कविता कैसे लिखी जा रही थी। आप जानते होंगे कि उस समय 80, 70, 80, 90 के आसपास महाराष्ट्र में दलित कविता का एक दौर था। तो नारायण सुर्वे और नामदेव ढसाल ऐसे कवि, तो हम लोग हिंदी के जो कवि पाठक थे कविता के, उन लोगों के लिए बहुत चमकप्रद वो था। और पश्चिम बंगाल में एक दूसरी किस्म की धारा चल रही थी जो हंगरी जनरेशन की बात की धारा थी। उन्होंने कविता को बिल्कुल बदल दिया था। दोनों की चुनौती अलग थी। तो इसके बीच में से ये उपन्यास का एक चित्रकार जो है उसका अपना संघर्ष है। क्योंकि चित्रकार के साथ दिक्कत ये होती है कि उसको अगर चाहें तो उसको पैसे कमाने के बहुत आसान तरीके भी उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, जिसमें अपना नाम, अपना जो अस्तित्व उसको खोना पड़ता है, वरना पैसे मिलने में दिक्कत नहीं है। आप नकल कर सकते हैं पेंटिंग की, आप लोगों के पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो वो संघर्ष है जब एक साथ साथ एक विस्थापन भी है। एक छोटे से गांव का या कस्बे का या छोटे से शहर का, आजमगढ़ का एक सक्रिय चित्रकार, वो लखनऊ, पहले कदम पे लखनऊ जाता है, फिर लखनऊ में रहते रहते फिर वो बम्बई जाता है, और फिर उसके बाद वो विदेश जाने का, ये पूरा जो उसका जो विस्थापन है या गति है या प्रगति कहिए, तो इसमें उसके अपने निर्णय भी है। और वो कोई नायक नहीं है जो अंत में झंडा आगे करता है कि मैं जीत गया हूँ। जीतता कोई नहीं है। वो जो उस स्थिति में वो जो सचमुच पाता है, जो मेटेरियलिस्टिक गेन होता है कि पेंटिंग बिक रही है, वो हो रहा, उसके पीछे बाजारवाद जो है वो अपने अपने चेहरे लेकर आता है। जो लोग, हम लोग भी काम तौर से कह देते हैं कि बाजारवाद अकेले में बहुत महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। वो आपके संदर्भ में अलग ढंग से आता है। वो ऐसी छल करने वाली है कि वो आपके लिए एक अलग ढंग से वो पेश होती है और दूसरे के लिए किसी ढंग से। तो इसमें 2-3 चीज़ें को मैंने जिक्र किया है, जबकि वो सीमित है। दरअसल अगर बाजार को देखें तो वो तो पूरा एक थीसिस ही हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रखते हुए मुझे जो संतुष्टि है, मेरी संतुष्टि इस बात की है कि मैंने पाठकों पे भरोसा किया। आप देखेंगे इसमें कोई चीज़, इसमें विस्तार नहीं। बहुत बड़े उपन्यासकार और हमारे समय के एक बहुत बड़े संपादक, उन्होंने इसको पढ़ने के बाद कहा था कि अशोक, तुमने यहाँ पे 20 पन्ने जो हैं कम लिखे हैं एक विशेष जगह पे। उन्होंने कि इस जगह पे आपको पाठक के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी, पाठक को वो उसका विस्तार बताना चाहिए था। मुझे यही लगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पाठक को जितना संभव हो उसको उस पर यकीन करना चाहिए। और मुझे लगता है बिल्कुल इसकी जो लोकप्रियता है कि 5-6 शायद इसकी एडिशन निकल गए हैं, इसके कारण ये है कि पर्दे वाले को खुद के ढंग समझता है। वो तो कोई पेंटर नहीं है, वो तो कोई स्ट्रगल नहीं किया है, लेकिन एक चित्रकार का स्ट्रगल भी स्ट्रगल है, और एक किसान जब खेत में काम करता है उसका भी स्ट्रगल है। तो संघर्ष को पहचानना जो बहुत मुश्किल नहीं होता है। हम समझते हैं कि मैं तो चित्रकार हूँ, मेरे इस संघर्ष को आप कैसे समझेंगे, ये गलत है। अगर वो संघर्ष सही है तो किसी भी क्षेत्र में कर रहा हुआ संघर्ष जो है एक जगह पे आके मिलता है। अब जैसे आज के दौर में अगर हम संघर्षों की बात कर रहे हैं, इतने सारे आंदोलन आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में फैला है। छात्रों का आंदोलन, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस पूरी सत्ता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। ऐसे वक्त में
आप जैसा कलाकार या जो लोग भी जनता से जुड़े मुद्दे सोचते समझते हैं और उठाते रहे हैं लगातार, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपने अपनी किताब में अभी इस बात का जिक्र किया कि वामपंथी एकता की या फिर सांस्कृतिक संगठनों की एकता की बहुत कोशिशें उस दौर से चल रही हैं, 70 के दशक 80 के दशक से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, पहली चीज़। दूसरी ये कि आज ज़रूरत क्या है, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है? अतुल जी, इसके बारे में मेरी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है, और हालांकि लोग इसमें माने ना माने मुझे नहीं पता। मैं मानता हूँ कि चित्रकार के रूप में ये जो आंदोलन है, ये संघर्ष है, ये समाज परिवर्तन की जो कोशिश है, इसमें हमारी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका कुछ नहीं होगी। किसी भी कला द्वारा समाज परिवर्तन नहीं होगा। होगा आपको जब खुद आप सड़क पे उतरेंगे। एक चित्रकार के लिए ये भी दायित्व होगा कि वो सड़क पे उतरे। दूसरा दायित्व ये होगा कि जो चित्रकार की जो अस्मिता है, जो पहचान है, वो अपने स्टूडियो के बंद दरवाजे के अंदर छोड़ के आए। उसको एक आम आदमी जैसे सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये नहीं कि अशोक भौमिक की चित्रकार सड़क पे उतरे हैं। जब तक ये रहेगा तब तक आप ईमानदारी से सड़क पे भी नहीं उतर पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि अपने चित्रों के माध्यम से अपने चित्र आप इस तरह बनाएंगे कि आपका दर्शक कभी भी ये ना फील करे, ये ना सोचे कि वो कमतर है। आप जहाँ पे चित्र खत्म करते हैं, जिस आज़ादी के साथ आप चित्र बनाते हैं, मैं इसको बार बार दोहराता हूँ कि जिस आज़ादी के साथ मैं चित्र बनाता हूँ, एक दर्शक के रूप में मैंने अगर आपको उतनी ही आज़ादी नहीं दी, तब ये चित्र बनाना अर्थहीन है। क्योंकि ये कोई ज्ञान का पाठ नहीं है कि मैं आपको तंत्र कला के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप नहीं जानते हैं तो आप मूर्ख हैं। आप एक दर्शक, आप मुझसे सुनिए, कला तो दूर है, आप सुनिए, और अंततः आप कहेंगे अशोक भौमिक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो चित्र भी बनाते हैं और तंत्र भी कला के बारे में जानते हैं। ये उद्देश्य नहीं है। जैसे जैनुल आबिदीन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उनके ज़िंदगी में उन्होंने अकाल के ऊपर बहुत चित्र बनाए थे, और जब काफ़ी उम्र हो गई तो उन्होंने कहा था कि अन्न का अकाल जो है, अन्न द्वारा उसकी पूर्ति हो सकती है, उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन जनता में पहली रुचि का जो अकाल है, उसको दूर करने का संघर्ष जो है कलाकार का होता है। ये जो भेद है ना, हम में आप में भेद है, आप मराठी है, मैं बंगाली हूँ, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, वो शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये जितने भेद हैं, इसको हम कैसे एड्रेस करें? ये जरूर, ये रुचि का अकाल है, क्योंकि ये अस्वाभाविक है, ये हो नहीं सकता। जितने भी वाद आए गए, उसके केंद्र में मनुष्य का है। आप अगर मनुष्य नहीं हैं, अगर आप मनुष्य हैं, तो चीज़ें सब कुछ सरल हो जाएगी। आप जो भी करेंगे, आपको ईश्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये नहीं पूछेंगे मैं मंगलवार को उपवास रखूं या न रखूं, कोई ज़रूरत नहीं। आप मनुष्य हैं, अंदर आपका मनुष्य कहेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो लाइन लगाएंगे हाथ में कटोरी लेके भीख मांगते हुए मंदिरों के बाहर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप में एक चेतना है, आप में विवेक है। उसको दबा के आप लाइन लगाते हैं, उसको दबा के आप कुट्टू के आटे का वो खाते हैं। ये एक आप लॉजिकल नहीं है ना। मनुष्य तो लॉजिकल है। मनुष्य जानता है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए, उसके लिए किसी वाद की जरूरत नहीं। और अगर हो रहा है तो उसका विरोध करना, ये भी मनुष्यता है। हाँ, लेकिन ये तो एक ऐसी बात है कि आप भी ऐसा मानते हैं और हम भी ऐसा मानते हैं कि ये चीज़ें बदल नहीं सकती, लेकिन ये तो यथास्थितिवाद हो गया ना। फिर आप कैसे, ये मनुष्य तो मनुष्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं वैचारिक क्रांति की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से चीज़ें बदलने की कोशिश होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है। मैंने आपने सवाल था कि चित्रकार की भूमिका की भूमिका यही रहेगी ना कि सबसे पहले ये कि वो चित्रकला के माध्यम से वो जनता को ये सिखाए कि चित्रकला का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में सचेत होकर चित्रकार, कि वो इतिहास रहा है कि राज सत्ता और धर्म सत्ता ने चित्र का उपयोग किया है कि आपको जंजीरों में बांधने का। मेरा आधुनिक चित्रकार के रूप में मैं चित्र ऐसे बनाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको कोई निर्देश या आदेश नहीं दे रहा हूँ। आप जिस तरह से एक पर्वत को देख के आपको अच्छा लगता है, एक प्रकृति को देख के अच्छा लगता है, उसी तरह आप मान लीजिए कि मैंने कुछ लोगों के चेहरे बनाए हैं। मेरे दिमाग में ये था कि ये है कि कोरोना के समय लोग शहर से गांव की ओर भाग रहे थे, और गाज़ियाबाद में मैं था, मैं देख रहा था कि सड़क से जाते हुए लोगों को, तो मैंने एक सीरीज़ बनाई
बना के मैंने कैनवस में उसको कंप्लीट किया, अब मैं हट जाऊंगा। अब ये मैं दर्शक के छोड़ता हूँ कि वो देखे, दर्शक को वो आज़ादी दीजिए कि वो अपने ढंग से वो कीजिए। ऐसा क्यों हम समझते कि दर्शक को हमें समझाना है, हमें बताना है, उनमें परिवर्तन करना है। अरे आप अपने में परिवर्तन कीजिए। जो स्थितियाँ जो धारा कला की चली आई है कि कला के माध्यम से हम देवी देवताओं को स्थापित करते रहे, उनकी लीला कथाओं के चित्रण करते रहे, वही हिंदुस्तानी कला है। दरअसल वो तो पूरा इलस्ट्रेशन का इतिहास है। नहीं, आपने तो उससे हटना चाहिए। हाँ, आपने तो उस मिथ को तोड़ा है ना। आप तो लगातार उसको तोड़ने की कोशिश करके, जो भारतीय कला में जो इस तरह का जो एक ट्रेंड रहा है लगातार लंबे समय तक लोगों के दिमाग में स्थापित करने के लिए कि भारतीय कला वही है, लेकिन आपने उस पूरी कला की जो परिभाषा है उसको ही बदलने की कोशिश की और कला को आम जनता के लिए उतारा। मेरा सवाल थोड़ा अलग है इस मामले में। एक आखिरी सवाल समझ लीजिए इसको, कि आंदोलनों में आपने तो कहा कि कलाकारों की भूमिका सिर्फ अपनी कला को उन तक पहुंचा देना है, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम जन आंदोलनों की बात करते हैं, जब हम संघर्षों की बात करते हैं, जब हम सत्ता में बदलाव की बात करते हैं, तो असली संघर्ष क्या है? असली संघर्ष तो साहित्य हो, कला हो, साहित्य संस्कृति हो, सबको मिला जुला करके एक ऐसा संघर्ष खड़ा करने की बात है ना, जो कि कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक सत्ता को भी हिला कर रख दे। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, कला संस्कृति से ये सब चीज़ हो जाएगी, ये नहीं। कला संस्कृति का सबसे बड़ा जो भूमिका मैं समझता हूँ, वो भूमिका है प्रतिरोध की भूमिका। वही जो सत्ता की संस्कृति है, सत्ता के द्वारा पोषित कला है, जैसे मैंने बताया, हाँ। जो देवी देवता राजा रानी के प्रचार में, उसके खिलाफ एक मुकम्मल कला को तैयार करना। लेकिन जो एक्शन है, जो आप जंतर मंतर की बात करते हैं, या एक उदाहरण के लिए बताया रांची में भी जैसे हो रहा है, उस आंदोलन तक हमें एक चित्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, जो भी है, उनको शिरकत करनी होगी, उनको वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा। ये आप नहीं कहेंगे कि अशोक जी आप चलिए जंतर मंतर में हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, मैं आपसे कहूँगा नहीं मैं अभी जनपक्ष चित्र बना रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, जनपक्ष चित्र बना रहा हूँ, ये नहीं होगा। आपको निकलना पड़ेगा ये संस्कृति के आड़ में। आप जो गतिविधि एक्शन है उससे आप दूर नहीं हट सकते, और नहीं हटे। आप अगर 70 के दशक को देखेंगे, कई लोगों ने अपने कलम को थोड़े दिनों के लिए बंद रखा था, और वो गांव देहात में जाके उन्होंने स्कूल किए, बहुत कुछ काम किया। तो ये जो भूमिका है, ये बहुत ज़रूरी है। इस मोह में नहीं रहना चाहिए कि मेरा योगदान इस बदलाव में ये है कि मैंने चित्रकला के में बदलाव किया। वो एक अलग भूमिका है, और उस भूमिका में हम अकेले नहीं करते हैं। ये एकदम गलत बात है कि मैंने अकेले किया। हम लोग बराबर बात करते हैं ना, वो राजनीतिक है, वो पॉलिटिक्स के अलग नहीं है, वो तो है ही है। पर जहाँ व्यक्तिगत सक्रियता की बात है, वो सक्रियता एक कलाकार की ये अतिरिक्त सक्रियता के रूप में होना ही चाहिए। उसका परिचय वहाँ पे, जब तक वो परिचय, मैंने कहा कि उस परिचय को, वो जो पहचान है कलाकार की, उसको स्टूडियो में रख के आना पड़ेगा। और आप जब जंतर मंतर जाएंगे, या मैंने कहा जब आंदोलन में शरीक हों, किसी गांव में जाके काम करेंगे, कोई लाइब्रेरी मूवमेंट चलाएंगे, उस समय आपका परिचय वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी भी जितने रास्ते, जितने भी संभव हो, वो लोगों से मिलना पड़ेगा। उसके बीच में आपका जो ऑरा है वो बाधित नहीं मतलब ये है कि घर से निकलिए, बाहर आइए, सड़कों पे आइए, संघर्ष के साथ जुड़िए। उससे अपने आप आपकी कला बदलेगी, अपने आप कला को परिवर्तन देख पाएंगे। हर कला कोई स्लोगन हो, एजिट प्रॉप आर्ट हो, हर समय तो एजिट प्रॉप नहीं होता, पर एक दौर होता है जब आंदोलन बहुत तेज होता है, उस समय कला अपने आप एजिट प्रॉप का चेहरा अख्तियार करती है। और जो अच्छी कला होती है, इसको गौर से देखिएगा कि चित्र प्रसाद के जो चित्र हैं, जो उन्होंने आंदोलनों के समय बनाए हैं, जो तेभागा के आंदोलन के समय उन्होंने चित्र बनाए हैं, आज तेभागा के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप वो चित्र को देखते हैं, तब वो चित्र के रूप में बहुत सार्थक चित्र है। उसमें किसी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से जब तक आप उस बीच में नहीं जाएंगे तो उस तरह वो बात नहीं बन पाएंगी। हाँ, आप ड्राइंग रूम में बैठ के उस आंदोलन की बात नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक चित्रकार के लिए नहीं, एक साहित्यकार, एक लिखने, कोई भी आदमी जो लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो
लोगों के बीच जाए, उनको महसूस करे। अशोक जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से चीज़ें बताई और आप ऐसे ही लगातार और भी किताबें भी लिखिए और पेंटिंग्स तो आप बना ही रहे हैं लगातार। आपकी प्रदर्शनियाँ देश विदेश में लोग देख रहे हैं और आपने कला के बारे में जितनी भी धारणाएं पुरानी बनी हुई हैं उसको तोड़ने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, जन संघर्षों से जुड़े हुए हैं। इस सफ़र को आगे बरकरार रखिए। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप आए।